वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। टेस्ट नंबर है 538 और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक हमने कवर कर लिया था, हिस्ट्री जो चल रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब करना, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए यूट्यूब के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से किस आयोग या कमीशन के सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे? सैलेंडर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, हंटर आयोग, वुड आयोग। नेक्स्ट पेज ओपन हुआ। किसी को आंसर तो नहीं दिखा? क्या है इसका आंसर? शिक्षा से संबंधित सैलेंडर आयोग, किसकी बात हो रही है? शिक्षा से संबंधित सैलेंडर आयोग के सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए माइकल सैलेंडर की अध्यक्षता में एक आयोग या कमीशन नियुक्त किया गया जिसका नाम सैलेंडर आयोग था। इस कमीशन में 2 भारतीय सदस्य सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। ऑप्शन नंबर ए होगा ना, सी का प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ से हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राधाकृष्ण आयोग, ये जितने स्टेटमेंट बन रहे हैं इन आयोग के लिए शिक्षा से संबंधित, और इनके बारे में जो है हम इससे पहले वाले टेस्ट में विचार कर चुके हैं, मतलब मोटा मोटा। अब थोड़ा डीप है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राधाकृष्णन आयोग जो शिक्षा से संबंधित आयोग था, उसकी सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? बताइए। पहला स्टेटमेंट है, इस आयोग की सिफारिश थी कि विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया जाए और जहां राज्यों की भाषा एवं स्थानीय भाषा समान हो वहां छात्रों को परंपरागत या आधुनिक भारतीय भाषाओं के चयन की छूट दी जाए। राधाकृष्णन आयोग ब्रिटिश भारत का। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके सी है इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों सही है। राधाकृष्ण आयोग का गठन हुआ था 1948 में। विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देने हेतु किया गया था और इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया तथा 1950 में संसद द्वारा कानून बनाकर इसे स्वायत्त शासी निकाय का दर्जा दे दिया गया। ये चाहता था कि विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया जाए और जहां राज्यों की भाषा एवं स्थानीय भाषा समान हो वहां के छात्रों को परंपरागत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के चयन की छूट दी जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, 1835 में कलकत्ता में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से चिकित्सा शिक्षा का शुभारंभ हुआ। 1856 में कलकत्ता अभियांत्रिकी महाविद्यालय अस्तित्व में आया। 1887 में रुड़की में अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई। बहुत पुराना रुड़की में, 1887 का, उत्तराखंड। बिल्कुल इनको डेट के साथ याद कर लीजिए मोटा मोटा। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित वर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्धा आयोग, देखिए, इस समिति के अध्यक्ष जाकिर हुसैन थे। वर्धा योजना, सॉरी आयोग बोला। इस समिति के अध्यक्ष जो है जाकिर हुसैन थे, इसके अध्यक्ष। और इस समिति के गठन का मूल उद्देश्य गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना था। बिल्कुल शिक्षा से संबंधित है वर्धा योजना या समिति। इसके अध्यक्ष थे जाकिर हुसैन और इस समिति के गठन का मूल उद्देश्य गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना था। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अगर सवाल पूछा जाएगा तो अधिकतर ऐसे सवालों में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ही हो जाते हैं, जैसा यूपीएससी का इतिहास अगर देखो तो प्रश्नों का। तो देखिए, अक्टूबर 1937 में 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर वर्धा में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्तावों के अंतर्गत आधार शिक्षा मतलब बेसिक एजुकेशन पर राष्ट्र नीति बनाने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।
इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान थे। कौन कौन से थे वो? पाठ्यक्रम में आधार दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए। प्रथम 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा हस्त उत्पादित कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। इस योजना की मूल भावना थी कि इससे जो देश है वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्रता की ओर बढ़ेगा तथा इससे हिंसा रहित समाज का निर्माण होगा। तो देखिए उन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा हस्त उत्पादित कार्यों पर मतलब जो हथकरघा वाले कार्य होते हैं उन पर आधारित होने चाहिए ताकि हर बंदा जो है कुछ ना कुछ कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, शॉर्ट फॉर्म में जिनको बोलते हैं J.A. हिक्की, बंगाल गजट नाम से अंग्रेजी में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किया इन्होंने। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें, पहला, दूसरा या तीसरा? पहला तो करेक्ट है। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों या प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है, लेकिन यूपीएससी सीधे तो पूछेगी नहीं, स्टेटमेंट बनाएगी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नाम से अंग्रेजी में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, करेक्ट है इतना। क्या अंग्रेजी में किया था? बिल्कुल अंग्रेज है, अंग्रेजी में करेगा। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया। अंग्रेज नहीं है ये, लेकिन अंग्रेजी में किया था। तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, तीनों के तीनों हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। तो पढ़ लीजिएगा उनको, क्योंकि तीनों करेक्ट हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत पूछते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है, यह अधिनियम वायसराय रिपन द्वारा 1878 में, डेट के साथ याद रखिए इसको, पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत किसी समाचार पत्र को प्रकाशित करने से पहले जिलाधीश की अनुमति लेनी आवश्यक थी और लिटन के काल में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। बताइए, तीनों के तीनों स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रश्न इनसे बन सकता है, तीनों स्टेटमेंट से 3 प्रश्न बन सकते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का वायसराय लिटन के द्वारा पारित किया गया और रिपन ने इसको समाप्त किया। 1 और 3 दोनों गलत हैं। यहाँ आएगा लिटन, यहाँ आएगा रिपन। इस अधिनियम के तहत किसी समाचार पत्र को प्रकाशित करने से पहले जिलाधीश की अनुमति लेनी पड़ती थी, केवल दूसरा यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए कथन 1 और 3 सही नहीं है, केवल 2 सही है यहाँ पर। यह अधिनियम वायसराय लिटन द्वारा 1878 में पारित किया गया और रिपन के कार्यकाल में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और सहचर आदि समाचार पत्रों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए थे। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए तो जो अमृत बाजार पत्रिका का नाम आपने सुना होगा, समाचार पत्र को जो है बंगला भाषा से रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था। इतना खौफ था इस एक्ट का। तो स्टेटमेंट ये भी बनाकर पूछ सकता है, इसकी जगह कुछ और ही दे देगा। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बदल गई अंग्रेजी भाषा में, जो छपती थी बंगला भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित समाचार पत्रों पर विचार कीजिए। अल हिलाल, कामरेड और अल विलाल, उपर्युक्त में से कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया? बताइए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, अल बिलाल। कामरेड नहीं है तो 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। तो कामरेड किसकी है ये भी पूछ लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू में हमदर्द तथा अंग्रेजी में कामरेड का प्रकाशन किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल तथा अल विलाल नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इम्पोर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं नाम। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? गणेश शंकर विद्यार्थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, इन सब के सामने हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा और प्रताप।
गणेश शंकर विद्यार्थी की है या फिर हरिवंश राय बच्चन की है? देखिए प्रताप जो है गणेश शंकर विद्यार्थी की है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र करेक्ट है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। करेक्ट है बालकृष्ण भट्ट, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त तीनों के तीनों सही हैं। इन समाचार पत्रों के अतिरिक्त देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संपादन किया, अतिरिक्त किया। यही तो थे तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गदर समाचार पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इससे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। देखिए गदर समाचार पत्र जो है वो सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया गया। इसका प्रथम संस्करण मराठी में था। यह समाचार पत्र हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ, लेकिन उर्दू में प्रकाशित नहीं हो पाया। क्यों भाई, बताइए कौन सा सही है? बताइए, इम्पोर्टेंट है। गदर समाचार पत्र सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया गया था, करेक्ट है। और जो इसका प्रथम संस्करण था वो मराठी में नहीं छपा था, वो उर्दू में छपा था। किस में छपा था? उर्दू में छपा था। तो यह समाचार पत्र हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ, लेकिन ये जो है ना उर्दू में नहीं हो पाया। गलत है इसकी वजह से स्टेटमेंट। 2 3 कटेंगे तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा, 1 ओनली। तो देखिए 1913 में सैन फ्रांसिस्को से गदर समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। गदर का प्रथम संस्करण उर्दू में था। यह पत्र जो है मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पश्तूनी भाषा में भी छापा गया था। 2 और 3 गलत है, तो पहला उर्दू में ही छपा है ये, इसका फर्स्ट संस्करण 1913 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 था क्या? इससे पहला 9 था ना, 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। मिरातुल अखबार पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया और इसका प्रकाशन फारसी भाषा में किया गया। फारसी भाषा में निकली थी मिरातुल या उर्दू में? फारसी में निकली थी, करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रसारित किया। मिरातुल अखबार या इसको बोलते हैं बुद्धि दर्पण का प्रकाशन फारसी में किया गया और इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय ने बंगला साप्ताहिक शब्द कौमुदी का प्रकाशन भी किया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का। एक तरफ है पत्रिका, दूसरी तरफ है संपादक। इंडियन ओपिनियन के सामने लिखा है मनसुख लाल नज़र। यंग इंडिया, लेकिन एक चीज़ जोड़ी गई है, का प्रारंभिक संस्करण। यंग इंडिया प्रारंभिक संस्करण जमुना दास, द्वारका दास एवं शंकर लाल बैंकर। और इंडिपेंडेंट के सामने लिखा है मोतीलाल नेहरू। बताइए उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? देखिए यंग इंडिया तो गांधी जी की है ना, लेकिन यहाँ एक चीज़ जोड़ी है इन्होंने, प्रारंभिक संस्करण यंग इंडिया का जमुना दास, द्वारका दास एवं शंकर लाल बैंकर, करेक्ट है ये। इंडियन ओपिनियन मनसुख लाल नज़र की है, सही है। इंडिपेंडेंट राजेंद्र प्रसाद की है, मोतीलाल नेहरू की है? मोतीलाल नेहरू की है, सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। सभी सुमेलित हो गए तो उपरोक्त सारे के सारे सुमेलित हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे मनसुख लाल नज़र। यंग इंडिया के प्रारंभिक संस्करणों के संपादक जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर थे। और गांधी जी ने 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक बने। गांधी जी 8 अक्टूबर 1919 से। वो पहला संस्करण कौन? जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर। अच्छा, यूपीएससी दिमाग चलाकर इस तरह से भी कर लेती है प्रश्न कि यंग इंडिया संस्करण से निम्नलिखित में से कौन कौन जुड़ा है, तो अधिकतर गांधी जी लगा कर आ जाएंगे, इनको भूल जाएंगे, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर को, लेकिन ये भी संबंध रखते हैं इनसे। तो याद रखिएगा आप, भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने, किसने? मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट की शुरुआत की। तो ये थे ब्रिटिश भारत के समाचार पत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ इनको बार बार पढ़ डालिए। धन्यवाद।